नमस्कार, तहे दिल से आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। मैं हूं आपके साथ जयश्री मिश्रा। इस हेल्थ शो में आज हम खास तौर से बात करेंगे शरीर के एक अंग की जो चुपचाप हमारे शरीर में काम करता रहता है, लेकिन जब ये अंग बीमार पड़ता है तो सभी अंग शरीर के इससे प्रभावित होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किडनी की। किडनी की समस्या कई बार शरीर के अंदर धीरे धीरे पांव पसारती है और समय रहते कई बार तो इसका पता भी नहीं चल पाता है। तो इस विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, तमाम पहलू पर जानकारी हासिल करेंगे और ये एक फोन इन कार्यक्रम है, तो आप अपने फोन कॉल्स करके हमें अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा फोन नंबर है 0172269037। और सबसे पहले हम स्वागत करेंगे, हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर स्मिता दिव्यवीर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, पीजीआई से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। सबसे पहला सवाल और अहम सवाल कह सकते हैं कि आजकल बीमारी जो है खास तौर से किडनी की लगातार बढ़ रही है, ये इतनी आम क्यों हो रही है? किडनी की बीमारी होने के कई कारण हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। तो हमारे देश में डायबिटीज़ भी बहुत फास्ट बढ़ रहा है और हाइपरटेंशन भी। तो ये दो मेन कारण हैं जिसकी वजह से किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा और कई कारण होते हैं जिसकी वजह से किडनी खराब हो सकती है, जैसे कि कोई ओवर द काउंटर ड्रग्स या फिर पेन किलर्स का इंटेक करना, या कुछ बीमारियां जन्मजात होती हैं, कुछ जेनेटिक होती हैं जो आनुवंशिक होती हैं पर जन्म से नहीं पता चलती हैं, बाद में जब अडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तब उनका पता चलता है। और कुछ बीमारियां होती हैं ऑटो इम्यून। इसका मतलब ऐसी बीमारियां जिसमें हमारा शरीर ही अपने ही किसी वाइटल अंग के ऊपर अटैक करता है या उसको हानि पहुंचाता है। तो ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती हैं, बट जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है ये कंट्रोलेबल चीज़ है और इसकी बढ़ने के प्रमाण की वजह से किडनी की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। जी, किन लोगों को किडनी की जो बीमारी है उसका खतरा ज्यादा होता है? तो ऐसे पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं किडनी की बीमारियों के। यदि ये कंट्रोल ना किया जाए और इनको टाइमली फॉलो अप ना किया जाए, तब ये बीमारियां जो हैं ये किडनी को ख़राब कर सकती हैं। इसके अलावा यदि कोई फैमिली हिस्ट्री है किडनी की बीमारी का, या कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे कोई कैंसर पेशेंट्स हैं या कोई डिजीज़ हैं जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़। यदि कोई पेशेंट हैं जिनको ऑलरेडी SLE जैसी या फिर ऐसी कोई ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, तो ये भी पेशेंट हाई रिस्क होते हैं किडनी डिजीज़ के। यदि किसी को पथरी का बीमारी है, यदि वो पथरियाँ बार बार हो रही हैं, तो ये भी फ्यूचर में किडनी डिजीज़ कर सकता है। तो ब्रॉडली ये कैटेगरीज होती हैं किडनी डिजीज़ होने की। बिल्कुल। और सबसे अहम शुरुआती लक्षणों की बात करें तो वो सिम्टम्स क्या आते हैं जिससे किसी को भी ये पता चल सके कि मुझे कहीं ना कहीं किडनी की परेशानी शुरू हो चुकी है? तो शुरुआती जो लक्षण है उसके बारे में बताइए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको जाननी है कि किडनी की बीमारी अर्ली स्टेजेस में एसिम्प्टोमेटिक होती है। इसका मतलब कि पेशेंट को किसी भी तरह के लक्षण ना हो या हो सकता है। कुछ बीमारियां शुरुआत से ही कुछ लक्षण देंगी, जैसे कि पैरों में सूजन आना, बहुत कमज़ोरी होना, खाने की इच्छा कम होना या लॉस ऑफ एपेटाइट होना, वॉमिटिंग का सेंसेशन होना, पेशाब में झाग आना, पेशाब का लाल होना या पेशाब कम आना। तो ये सारी होती हैं अर्ली टू मॉडरेट स्टेज ऑफ डिजीज़ के। पर जब बहुत एडवांस्ड हो जाता है डिजीज़, तो कभी कभी बहुत सिवियर लक्षण यानी बहुत ही ज़्यादा सीरियस वाले लक्षण जैसे कि बेहोश हो जाना, झटके आना, ये सब भी हो सकता है। तो बिना लक्षण के एसिम्प्टोमेटिक जैसा कि आपने बताया है, उस समय फिर क्या ऐसा चीज़ दिखती है शरीर में या क्या ऐसे लक्षण होते हैं कि कहीं ना कहीं शारीरिक बदलाव जो होते हैं उससे ये पता चल सके शरीर में कि हाँ किडनी की समस्या जो है वो शुरू हो चुकी है? तो उसको किस तरह से माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाए? ऐसे पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी खतरा है किडनी की बीमारी होने का, जैसे कि पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, इन पेशेंट्स को रेगुलरली, एनुअली या फिर उससे भी ज़्यादा यदि उनके डॉक्टर कहते हैं किडनी की जांचें करनी है, और यदि दिक्कत ना भी हो, एसिम्प्टोमेटिक का मायने है कि पेशेंट को कोई लक्षण नहीं है, वो नहीं जान सकते हैं कि उनको किडनी का बीमारी होने का संभावना है, तो इसको पता सिर्फ टेस्ट से लग सकता है। तो जो हाई रिस्क केसेस हैं
इन केसेस में जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री या कोई जेनेटिक डिजीज़ है या जो लक्षण बताए हैं इनमें से कुछ यदि शुरू हो गए हैं या इनकी आशंका हो तो टेस्ट करवाने चाहिए। इसके अलावा ये रिकमेंडेड है कि एक बार 40 के बाद में इट इज़ एसेंशियल कि सारे लोग एक एनुअल अपनी स्क्रीनिंग कर लें ताकि इन बीमारियों का पता पहले ही लग सके और ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी शुरू हो सके। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं शरीर के अंदर पांव पसारने वाली जो बीमारी है कई बारी एसिम्प्टोमेटिक होती है और लक्षण सामने नहीं आते हैं। इस विषय पर आज हम खास तौर से चर्चा कर रहे हैं। किडनी संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, आपके पास अगर कुछ इस तरह का सवाल है या कोई ऐसा प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0172 269 0037। इस नंबर पर आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको ये नंबर बता देती हूँ, 0172 269 0037 ये नंबर है। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट इस वक्त हैं, पीजीआई से एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर स्मिता दिव्यवीर, जो कि हमसे इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हमें तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं हमारे साथ, तो हमारी जागरूकता बढ़ा रही हैं। स्मिता मैम, आप एक बात और बताइए, जिस तरह से आम भाषा में कहा जाता है कि किडनी खराब हो गई, किडनी खराब होने का क्या अर्थ होता है? कि एकदम से किडनी खराब हो गई, क्या काम करना बिल्कुल बंद कर देती है, क्या है ये? तो किडनी की बीमारियां ये किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकती हैं। इसका मायने है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एकदम से कुछ घंटों या कुछ दिनों में ही किडनी को फेल कर सकती हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो धीरे धीरे आहिस्ता कुछ हफ्तों में या महीनों में किडनी को फेल करती हैं। तो ये पेशेंट को किस कंडीशन या किस वजह से ये बीमारी शुरू हुई है, ये उसके ऊपर भी निर्भर रहता है कि पेशेंट का जो है प्रेजेंटेशन, यानी कि उनका किडनी फेलियर कितना फास्ट तरह से होएगा। तो फेलियर लिटरली का मतलब है कि जब ये किडनी का जो शटडाउन है, मतलब किडनी अब बहुत ना के बराबर काम कर रही हो, तब हम किडनी फेलियर कहते हैं। बट उस स्टेज के पहुंचने तक या उसके पहले भी जो किडनी का काम करना कम हो जाता है, उस टाइम पे भी ट्रीटमेंट की बहुत आवश्यकता है। और उस टाइम पे यदि पता चले कि किडनी की बीमारी है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत हद तक संभव है। बिल्कुल, तो गंभीर जरूर है बीमारी, लेकिन ये क्योरेबल है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। मैम, आपने बात की स्टेज की, तो डॉक्टर स्मिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किडनी के जो स्टेजेस है बीमारी की, वो किस तरह से होती है? तो जो लंबी चलने वाली किडनी की बीमारी है उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं, माने कि जो लंबी टाइम तक चलेगी। और जिस तरह से डायबिटीज है कि यदि ये एक बार हो जाता है तो लाइफ लॉन्ग पेशेंट को दवाई खानी है या ट्रीटमेंट में रहना है, उस तरह से ये क्रॉनिक किडनी डिजीज है कि यदि ये हो जाता है तो लाइफ लॉन्ग पेशेंट को फॉलो अप में रहना है, अपने डॉक्टर को दिखाते रहना है। तो इस बीमारी के जो स्टेजेस हैं, ये स्टेज 1 टू स्टेज 5 हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। तो स्टेज 1 यानी बहुत मामूली, बहुत माइनर सिम्टम्स हैं, और ये इस टाइम पे यदि ट्रीटमेंट शुरू हो तो फिर ये हम इसकी प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं। यदि हमको पता चले कि ऐसी बीमारी है इसकी इन्वेस्टिगेशंस में कि इसको रोका जा सकता है, तो फिर ये कभी कभी रुक भी सकती है। तो इसके स्टेजेस 1 to 5 होते हैं। 5 का अर्थ है किडनी फेलियर। तो वो जो टर्म है किडनी फेलियर, वो हम तब यूज करते हैं जब पेशेंट स्टेज 5 में पहुंच गए हैं और उनकी किडनी ना के बराबर काम कर रही है। किडनी ना के बराबर काम कर रही है तब इसको कहा जाता है कि किडनी फेलियर है। लेकिन उसके पहले के 4 से 5 स्टेज हैं जो कि होते हैं। और हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ रहे हैं, पहले इनका सवाल लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, बताइए। जी, मैं सुरेश यमुनानगर से बात कर रहा हूँ। मैम, मेरा ये सवाल था कि किडनी रोग का हमें शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं, कैसे पता चल सकता है कि हमें किडनी में प्रॉब्लम है या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना? शुरुआती लक्षण जो है इनिशियल स्टेज में किस तरह से आते हैं, एक बार फिर से आप नटशेल में बता दीजिए कि जो स्टार्टिंग फेज है कैसे लगे कि हमें किडनी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। हाँ। तो सबसे कॉमन जो लक्षण होते हैं, पैरों में सूजन आना, आंखों के आजू बाजू सूजन आना, पेशाब का कम होना, पेशाब में झाग होना, पेशाब का लाल होना, या फिर बार बार पेशाब के इन्फेक्शंस होना, पथरी किडनी में बार बार होना, ये काफी केसेस में मिल सकते हैं। और ये अर्ली सिम्टम्स है, इस टाइम पे ही आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। इसके अलावा यदि आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या फैमिली हिस्ट्री है, तो फिर आपको इन सिम्टम्स की भी वेट नहीं करनी है, आपने एनुअली अपने डॉक्टर को दिखाना है और किडनी की जांच करवानी है।
तो अर्ली सिम्टम्स आए ये ज़रूरी है, उसी वक्त आप जांच के लिए जाएं, सबसे महत्वपूर्ण ये है। और इसके साथ ही जैसा कि डॉक्टर स्मिता ने हमें बताया है कि जो 4 स्टेजेस हैं, अगर शुरुआती दौर में इसका इलाज किया जाए तो ये पूरी तरीके से बीमारी ठीक भी हो सकती है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कॉलर जो भी आप अपना सवाल है वो आप हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे, अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर स्मिता, पेन किलर ये आमतौर पर सर दर्द हो रहा है, पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो आमतौर पर बिना किसी डॉक्टरी सलाह के भी आम आदमी पेन किलर्स ले लेता है। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर हम इसका पेन किलर का सेवन ज्यादा करें? पेन किलर्स के सेवन से पहली बात तो पेन क्यों है उसका इलाज होना चाहिए। किसी भी बीमारी की जड़ का इलाज होना चाहिए, उसके बिना वो बढ़ती रहेगी। ये भी हो सकता है कि किडनी फेलियर है जिसकी वजह से कमजोरी पेन है और आप उसकी जांच नहीं करवा रहे हैं। पेन किलर्स खुद भी किडनी को हानिकारक हैं। हर किसी को यदि पेन किलर दिया जाए तो सब पेशेंट्स में नहीं, बट एक स्मॉल प्रोपोर्शन में ये होता है कि किडनी पूरी फेल हो जाए। और किसी किसी केस में यदि अगर बहुत सिवियर तरीके से किडनीज में इसकी एलर्जी हो जाए तो किडनी फंक्शन रिकवर भी नहीं होता है। इसका मायने कि सारा जिंदगी डायलिसिस लग जाए, ये भी संभावना है। तो यदि किसी भी तरह की आपको दिक्कतें हैं तो बिना इसकी जांच के, बिना एक्सपर्ट को दिखाए अपने आप से पेन किलर्स का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो पेन किलर्स आमतौर पर जो ले ली जाती है उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप डॉक्टरी सलाह लें तभी पेन किलर लें, अन्यथा कहीं ना कहीं ये आपकी किडनी को इफ़ेक्ट कर सकती है। मैम, पेन किलर के बाद अगर हम खास तौर से बात करें, जैसा आपने पहले भी बताया डॉक्टर स्मिता कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ये भी अगर भारत में देखें लगातार बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से इम्पैक्ट किडनी पर आता है किस तरह से? तो ये जो दोनों बीमारियां डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, इनको हम सिस्टेमिक डिजीजेस कहते हैं। इसका मतलब है कि ये शरीर के सारे ही सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। तो जैसे ये हार्ट को अफेक्ट करता है वैसे ये किडनीज को भी अफेक्ट करता है। और इनका कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किडनी की इंजरी को रोकने के लिए। तो ये दोनों तरीके से करता है। ये कि डायबिटीज की वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज, जैसे हमने कहा कि वो सारे स्टेजेस से गुजरते हुए किडनी फेलियर में जाए, बट यदि बैड कंट्रोल हो तो डायबिटीज में इन्फेक्शंस होने की, बहुत खराब तरह की इन्फेक्शंस होने की एक रिस्क रहती है जिससे किडनी अचानक भी पूरी फेल हो सकती है। हाइपरटेंशन में भी ऐसे तो माना जाता है कि धीरे धीरे ब्लड प्रेशर जो है किडनी का डैमेज करेगा और ये क्रॉनिक किडनी डिजीज ओवर मंथ्स टू ईयर्स होएगा। लेकिन यदि हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड है तो ये अचानक से भी किडनी को शट डाउन कर सकता है। और ये हमेशा कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि हमको लगता है कि हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है, हम तो ठीक ही हैं। तो ये जो बीमारियां हैं ये बहुत साइलेंट होती है। किडनी फेलियर जैसे हमने डिस्कस किया कि कोई सिम्टम्स नहीं देंगे अर्ली स्टेजेस में, तो उस टाइम पे ये मान लेना कि मुझे लगता है मैं ठीक हूँ तो सब ठीक ही होगा, वैसा नहीं है। अपना ब्लड प्रेशर और शुगर का जांच रेगुलरली करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर स्मिता, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, राजेश। नमस्कार। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जैसे सुना है कि ये क्या कहते हैं मैम, मेडिसिन होती है जो हाई कॉस्ट होती है मैम, तो उसका इफेक्ट ज्यादा किडनी पे पड़ता है। हाँ जी। तो पेन किलर्स के अलावा और एंटीबायोटिक्स भी हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं, जिनको अगर केयरफुली ना यूज किया जाए तो वो भी किडनी फेलियर कर सकते हैं। महंगी दवाइयाँ करेंगी या भारी दवाइयाँ करेंगी, ये तो गलत सोच है कि पेन किलर्स बहुत आसानी से उपलब्ध है और ये लो कॉस्ट भी हो सकते हैं और हाई कॉस्ट भी हो सकते हैं। तो इनकी कॉस्ट से कोई इसका रिलेशन नहीं है। इनकी एलर्जीज किसी भी दवाई से किडनीज को हो सकती है और वो किडनी को खराब कर सकती है। जी, तो ये हमारे कॉलर करनाल से थे, लेकिन हमारे कंट्रोल रूम से भी एक सवाल डॉक्टर स्मिता आ रहा है। स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा है, सभी को है, तो कई लोग जो है वो पिल्स खाते हैं स्ट्रेस के लिए भी, क्या इनका इम्पैक्ट भी किडनी पर जाता है? कोई भी दवाई बिना सुपरविजन के लेना एक तरह से इट्स लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड। आप किसी चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वही चीज़ आपकी किडनी को डैमेज कर सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बिना दवाई गोली के रिसोर्ट के बहुत सारे तरीके हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसको बिना दवाई के नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर से इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कोई स्पेसिफिक स्ट्रेस की दवाई ये नहीं करेगी, बट अगर आपको आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो वो इसको आपकी प्रोफाइल देख के, आपके रिपोर्ट्स देख के प्रिस्क्राइब करते हैं
और फॉलो अप में रखते हैं, तो ये अपने से तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर स्मिता, अब हमारे साथ वीडियो बाइट के माध्यम से दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल भी सुनते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आजकल सीकेडी पेशेंट, किडनी की प्रॉब्लम जो इतनी बढ़ती जा रही है, उसके क्या कारण है, क्या लक्षण है और इससे कैसे बचा जा सकता है? जी डॉक्टर स्मिता, तो क्या लक्षण है, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो नटशल में उन्होंने वही सारी बातें पूछी हैं जो हमने पहले चर्चा करी है। तो जैसा कि स्ट्रेस की बात कर रहे थे, लक्षणों की बात आपने बताई है कि लक्षण जो हैं, तो स्ट्रेस के बाद आपने कहा अपनी लाइफस्टाइल बेहतर होनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल। अब अगर हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें तो जंक फूड भी हमारी लाइफस्टाइल का ही एक हिस्सा है। जंक फूड, जैसा कि हमारे कॉलर ने भी पूछा था और हमारे वीडियो बाइट पे भी था लक्षण, तो जंक फूड खाते हैं, कम पानी पीते हैं, इसकी वजह से भी किडनी इम्पैक्ट होती है क्या? हाँ जी, तो जंक फूड ओबेसिटी का यानी कि मोटापे का बहुत बड़ा कारण है, और ओबेसिटी खुद जो है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सब को जन्म देती है। और इसके अलावा जंक फूड के बाकी सारे कंटेंट्स और केमिकल्स जो इसमें डाले जाते हैं ताकि ये लंबे टाइम तक अच्छा रहे, ये सारों की भी केमिकल इम्पैक्ट ना सिर्फ किडनी पे पर शरीर के और भी अंगों पे पड़ सकती है। इसके अलावा जो है एक डिजीज एंटिटी है ओबेसिटी रिलेटेड ग्लोमेरुलोपैथी। ये एक डिजीज है जो ओबेसिटी की वजह से किडनी में शुरू होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है अपने वेट को चेक में रखना ताकि ये कई सारी बीमारियां जो है ये इनको अवॉइड की जा सके। पानी का इंटेक, पानी बहुत ज़रूरी है कि आप जितना आवश्यक है उतना ज़रूर पिए, उसको रिस्ट्रिक्ट ना करें, ऑफिस आवर्स में ना पिएं, या फिर अगर आप आउटडोर काम करते हैं तो अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखें। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर, यानी एक अमाउंट ऑफ वाटर कि हम इतना पी लेंगे तो ठीक है, वैसा नहीं है। वो आपके मौसम, कितना आपका वाटर लॉस हो रहा है बॉडी से, उस पर भी डिपेंडेंट है। तो इन समर्स 3 to 4 लीटर्स भी ज़रूरत पड़ सकती है, इन विंटर्स 1.5 से 2 लीटर भी काफ़ी हो सकता है। पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कंटिन्यूसली हाइड्रेट करते रहें। तो 1.5 से 2 लीटर जो लोग बाहर काम कर रहे हैं या जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्या उनकी हाइड्रेशन में भी फर्क पड़ता है? हाँ जी, तो हमारी वाटर लॉसेस, पसीने में कितना हमारा वाटर लॉस हो रहा है, वो भी एक फैक्टर है, और हम उसको, उस लॉसेस को भी हमको कॉम्पेंसेट करना है। सिटिंग जॉब की अगर हम बात करें तो सिटिंग जॉब में कितना, एक व्यक्ति को पूरे दिन में पानी 8 घंटे से 9 घंटे की जॉब है, तो कितना पानी पिया जाए कि वो हाइड्रेशन जो है प्रॉपर रहे शरीर में? तो 1 से 1.5 लीटर तो मिनिमम है। इतना पानी तो हमको ऐसे ही हमारा शरीर यूरिन बनाता है सारे टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए, तो वो कंपलसरी वाटर लॉस किडनी से होना ही है, तो उसको कॉम्पेंसेट करना है। एंड ओवर एंड अबव जो माइनर लॉसेस हैं उसको भी हमको कवर करना है। तो लेस देन 1 लीटर विल बी लेस इन मोस्ट केसेस, एंड 1.5 लीटर तक तो ऑप्टिमम होगा ज़्यादातर सिटिंग जॉब्स के लिए। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस तरह के ऑफिस में काम करते हैं, एसी है, पसीना आता है, नहीं आता है, ये सारे फैक्टर्स। थर्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम टाइम के साथ इग्नोर करते चल रहे हैं। तो हमारे शरीर में ही बहुत सारे कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स बने हुए हैं जो हमको रिमाइंड करते हैं कि हमको पानी पीना चाहिए। तो अपने थर्स्ट को आइडेंटिफाई करिए, उसके हिसाब से पीजिए, दैट इज़ द बेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक। तो वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ कुछ और दर्शक जुड़ रहे हैं वीडियो बाइट के माध्यम से, हम इनके भी सवाल लेते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੋਂ बच सकते हैं? किडनी की समस्या ज़्यादा लोग बागों में फैल रही है, और उससे बचाव क्या हो सकता है, किडनी की सेफ्टी हो सके और हम सेफ रह सकें। जो आजकल किडनी के रिलेटेड एक प्रॉब्लम आ रही है, वो उसका क्या कारण हो सकता है सर? मीन्स की जहाँ ड्रिंक करने के है, जहाँ जंक फूड की रिगार्डिंग सर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो डॉक्टर स्मिता, जंक फूड की बात अभी अभी हमने करी है, और ड्रिंकिंग की बात उन्होंने ज़रूर पूछी है कि अगर कुछ लोग जो है वो ड्रिंक वगैरह करते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है किडनी पर, और इसके साथ ही बचाव। तो हम बचाव पे बाद में आएंगे, लेकिन पहले बात करेंगे कि क्या जंक फूड और उसके बाद ड्रिंकिंग, जो इनका सवाल था। तो जंक फूड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ओबेसिटी। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पुअर होती है, फाइबर पुअर होता है, तो वो जंक फूड एक तो हाई कैलोरी भी देगा, लो न्यूट्रिशन, इसके अलावा वो बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट बना देता है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी जिस नॉर्मल बेसलाइन स्टेट पे होना चाहिए उससे ज़्यादा लेवल पे इन्फ्लेम्ड रहती है, जो सारे ही ऑर्गन्स को इंजरी करेगा, इंक्लूडिंग द किडनीज। तो जंक फूड इज़ द बेसिस ऑफ ऑल दिस, और इसकी हैबिट्स बचपन से ही शुरू होती है।
और इसको बाद में ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है। तो एज अडल्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये आदतें बचपन से ही होनी चाहिए कि हेल्दी फूड खाएं और जंक फूड से बचें। इसके अलावा अल्कोहल, जो इनका सवाल था, इसके बारे में ये है कि अल्कोहल डायरेक्टली किडनी फेलियर तभी कर सकता है जब या तो ये अडल्ट्रेटेड हो या फिर कि ये बहुत लंबे टाइम तक सेवन किया जाए और इसकी वजह से यूरिन में दिक्कत आ रही हो। इसके अलावा अल्कोहल डायरेक्टली लिवर फेलियर कर सकता है बहुत क्वांटिटीज़ में, और लिवर फेलियर में किडनी प्रॉब्लम्स होने की चांसेस 80% तक रहती हैं। जो कि दूसरा सवाल था बचाव। तो अगर बीमारी हो गई, लक्षण सामने हैं, तो जांच के बाद बचाव किस तरह से किया जा सकता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर साहब से मिलना है और बीमारी से डरना नहीं है। अक्सर ये हो जाता है, ये हमने भी देखा है कि यदि ये पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का डायग्नोसिस मिल जाए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं एंड दे आर होपिंग कि ये किसी तरह से बस चला जाए। बट कुछ कुछ किडनी की बीमारियां हैं, दे आर गोइंग टू स्टे, मतलब उनके साथ हमको जीना है। तो उसके बाद जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, वो जो लाइफस्टाइल चेंजेस आपको पहले करने चाहिए थे, वो चीज़ यहाँ भी अप्लाई करती है। वेट को कंट्रोल करना, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, हाइपरटेंशन को करना, तो ये बीमारी की बढ़ने की स्पीड को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा आपकी वाटर इनटेक और डाइट में प्रोटीन इनटेक, इनकी भी कुछ चेंजेस होती हैं जो थोड़ी डिजीज स्पेसिफिक होती हैं, कि जो एडवांस स्टेजेस हैं उनमें हम प्रोटीन को कुछ कम करते हैं और जो अर्ली स्टेजेस हैं उसमें जनरली हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ पेशेंट स्पेसिफिक है। तो ये डिस्कशन आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी डॉक्टर से या अपने डॉक्टर से कीजिए कि आपको कितना वाटर इनटेक अलाउड है आपकी ये स्टेज पे। जैसे हमने कहा स्टेज 1 to 5, उस पे भी डिपेंडेंट होता है। जनरली एडवांस स्टेजेस में ही रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होती हैं। जी, तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले एक और वीडियो बाइट देख लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ये। के टाइम पे जो डिजीज़ हो रही है किडनी को लेकर, ये हमारे फूड से रिलेटेड, जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं या कोई ड्रिंक अल्कोहल हो गया, या जो लाइफस्टाइल है आज का कि रात को लेट सोना, खाना पीना प्रॉपर ना करना, इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या प्रिकॉशन एक्सरसाइज करें या फिर हमें लाइफस्टाइल चेंजेस में लाए, मॉर्निंग रूटीन अपने इम्प्रूव करें। तो डॉक्टर स्मिता, रात को लेट सोना, यानी कि आजकल वैसे भी नाइट लाइफ बहुत हो चुकी है और कई लोगों की तो नौकरी, जॉब ऐसी होती है जो पूरी रात की है, तो अगर रात को देर से सो रहे हैं तो क्या ये चीज़ें भी इम्पैक्ट डालती हैं किडनी की बीमारी पर? ये जो रात का नहीं सोना, हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकली रात पे रेस्ट करने के लिए बनी है और हमारा ब्रेन उस टाइम पे रिवायर होता है, बॉडी सिस्टम्स रीसेट होते हैं। तो यदि आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं, देन आपको केयर रखना है कि आप एटलीस्ट जो एडिशनल रिस्क फैक्टर्स है, अपना वाटर इनटेक ठीक रखें, अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराएं। स्ट्रेस ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा कारण है। अपने खाने पीने पर ध्यान दें, नमक का सेवन बहुत ज़्यादा ना करें। और देयर आर मेनी अदर, जो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, योगा या और तरह की चीज़ें जिससे आप रिलैक्सेशन कर सकते हैं, कुछ टाइम उसको दीजिए या मॉर्निंग जॉग्स पे जाइए, तो जिससे जो है जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो कम रहेगा, आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल में रहेगा। और ये डायरेक्टली यदि आपको किडनी बीमारी है या नहीं है, यदि बीपी का कंट्रोल बेहतर रहेगा तो आपकी किडनी ज़्यादा टाइम तक हेल्दी रहेंगी। दर्शक जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे जो सवालात आ रहे हैं हमारी एक्सपर्ट की ओर से उनका जवाब दिया जा रहा है। दर्शकों की समस्याओं का समाधान हमें पूरी उम्मीद है कि हो रहा होगा। अब अगर बात करते हैं किडनी बीमारी की, तो इसमें एक टर्म आता है डायलिसिस, जिसका नाम सुन के आमतौर पर आम जनता जो है वो डर जाती है कि डायलिसिस मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। तो डायलिसिस को किस तरह से देखना चाहिए? डायलिसिस को हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं। इसका मायने है कि जब किडनीज फेल हो चुकी हैं, किडनीज काम नहीं कर रही हैं, तो डायलिसिस किडनी का काम कर रहा है। तो ये एक लाइफ सेविंग थेरेपी है। किडनीज जब रिकवर नहीं करने वाली हैं, कुछ दशक पहले तो डायलिसिस नहीं होता था, तो हमारे पास कुछ नहीं था ऐसे पेशेंट्स को बचाने के लिए। तो ये एक्चुअली लाइफ सेविंग है, लाइफ प्रोलॉन्गिंग थेरेपी है। और हमको इलाज से नहीं डरना चाहिए, बीमारी से डरना चाहिए। किडनी की बीमारी या किडनी फेलियर जानलेवा है। डायलिसिस यदि अच्छे से कराया जाए, ठीक तरह से कराया जाए, तो ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो 40-50 साल डायलिसिस पर हैं और बहुत अच्छे हैं, अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो डायलिसिस से डरना नहीं है। डायलिसिस आपकी एक और जो पेशेंट्स को लगता है कि अब तो डायलिसिस लग गई,
ये इसको इस तरह से सोचने के बजाय सच तो ये है कि ये डायलिसिस तब आपको ऑफर की जाती है जब आपकी किडनीज फेल हो चुकी है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हेल्दी रहने के लिए। और ये आपकी किडनी फेलियर के स्टेटस पे भी डिपेंड करता है। कुछ केसेस में तो ये डायलिसिस जब तक आपकी किडनी रिकवर ना करे तब तक दी जाती है। कुछ केसेस में जब किडनी की रिकवरी के कोई चांस नहीं है, किडनी ठीक नहीं होगी, तब ये जो है लॉन्ग टर्म या फिर लाइफ लॉन्ग हो सकता है। जी, तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्मिता, एसोसिएट प्रोफेसर पीजीआई से हैं, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं। किडनी की बीमारी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे दर्शक हमें कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से सीधे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0172269003 इस नंबर पर आप कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। डॉक्टर स्मिता, हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने डायलिसिस की बात करी, तो इसमें ब्लड डायलिसिस और वाटर डायलिसिस दो तरह की चीज़ें होती हैं और ये कब इसकी ज़रूरत होती है, इसमें फ़र्क क्या है? तो ब्लड डायलिसिस, जिसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, ये एक तरीका है जिससे जो है खून की सफाई एक मशीन करती है। एक मशीन किडनी की तरह जो होती है खून की सफाई करेगी। तो ये डायलिसिस जो है, दीज आर जनरली इसको आपको हॉस्पिटल में जाके करना होता है, बिकॉज इसके लिए मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। एक वो नीडल आपके आर्म में लगाते हैं या जहाँ भी आपके हाथ में एक्सेस है, और ये मशीन उस ट्रीटमेंट को कंप्लीट करेगी। और जनरली ये 4 घंटे का एक सेशन होता है और हफ्ते में 2 से 3 बार ही लग सकता है। तो ये जो है ये है हीमोडायलिसिस। और जो दूसरा जिसको आपने वाटर डायलिसिस कहा, इसको पेरिटोनियल डायलिसिस भी हम कहते हैं, या पीडी, शॉर्ट में पीडी। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में ही सारे ऑर्गन्स को कवर करने वाला एक लेयर होता है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं, तो ये लेयर भी एक तरह से सफाई का काम करता है। तो एक ट्यूब पेट में डाली जाती है जो इस लेयर में जाती है, तो और वो मेडिकल बैग्स आते हैं, दे आर मेडिकेटेड बैग्स, तो उसके एक्सचेंजेस पेशेंट्स खुद घर में कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं इस वक्त, पहले इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? अमन, महेंद्रगढ़ से बोल रहा हूँ। जी अमन, आपकी क्या प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, जैसे किडनी के बारे में कहा जाता है कि हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए, तो कितना पानी सफिशिएंट होता है हमारे लिए ताकि हमारी किडनी खराब ना, और क्या कम पानी पीना किडनी की सेहत के लिए नुकसानदायक होता है? अमन, आप हमारा कार्यक्रम देखिए, और अभी अभी हमने इस पर चर्चा करी है कि कितना पानी इंटेक जो है होना चाहिए एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए। एक बार फिर से आप हमारे डॉक्टर स्मिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और जो कि कॉलर थे इन्होंने शायद ये सुना नहीं है, तो एक बार फिर से आप बता दें कि पानी का जो इंटेक है, क्या मात्रा उसकी उचित है? बहुत कम पानी और बहुत ज़्यादा पानी दोनों ही नुकसान करते हैं। और जो सही अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ बीमारियां ही हैं किडनी में, जैसे कि ADPKD, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, कुछ ही ऐसी बीमारियां हैं जिसमें बहुत पानी लेने से किडनी ज़्यादा टाइम तक ठीक रहती है। इस बीमारी के अलावा किसी भी और बीमारी में बहुत सारा पानी पिएंगे तो ये ठीक रहेगी, ये विचारधारा गलत है। आपको कितनी प्यास लगती है, आप कहाँ काम करते हैं, बहुत पसीना आता है क्या आपको, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपको कितना पानी लेना चाहिए। अगर आप आउटडोर में काम करते हैं, बहुत पसीना आता है, तो हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट 3 से 4 लीटर तक हो। ऑफिस डेज में या फिर आप इंडोर्स ही यदि रहते हैं ज़्यादातर टाइम, तो ये थोड़ा मौसम पे भी डिपेंडेंट है, पर 1.5 से 2 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। तो अपनी प्यास को समझिए, उसको निगलेक्ट मत करिए। एक और अच्छा तरीका है कि ऑफिस में कम से कम 1 लीटर की बोतल लेकर जाइए, कोशिश करिए कि उसको जरूर खत्म करके आए आप। बिल्कुल। तो उम्मीद है अमन आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप पानी का ध्यान रखेंगे, और इसके साथ ही हमारे अन्य दर्शक भी कितना पानी पीना है इस पर खास ख्याल रखेंगे, क्योंकि पानी बेहद ज़रूरी है शरीर के लिए। डॉक्टर स्मिता, अगर हम बात करें पानी इंटेक की, तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो हृदय रोग होता है उसके लिए, और इसके साथ भी जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं जिनको एस्थमा की परेशानी है, तो क्या उनको भी पानी इसी मात्रा में पीना चाहिए या कुछ फ़र्क है? यदि आपके किसी भी ऑर्गन्स में दिक्कत है, किडनी फेलियर, लिवर, हार्ट फेलियर जैसे आपने कहा, या लंग्स में दिक्कत है, तो आपके पानी की टॉलरेंस कम हो सकती है। तो ये जो हमने एडवाइस करा है एडिक्वेट वाटर थर्स्ट के हिसाब से, ये सिर्फ नॉर्मल पॉपुलेशन को, यानी जिनको किडनी हार्ट की बीमारियां नहीं है, उनके लिए ही सही है।
हार्ट के पेशेंट्स को या जिनको एस्थमा हो, कभी कभी एस्थमा पेशेंट्स को भी राइट हार्ट फेलियर, एक टाइप ऑफ हार्ट फेलियर हो सकता है, तो इन पेशेंट्स में पानी की क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। कई दफ़े आपको हो सकता है बोला जाए कि 1 लीटर से कम या 600-700 ml से भी कम पानी पिया जाए। एडवांस्ड किडनी डिजीज़ में भी इस तरह से कभी कभी पेशेंट्स का यूरिन पूरा ही बंद हो जाता है, तो इन केसेस में तो हम उनका पानी, दिन भर का पानी का जो है रिस्ट्रिक्शन वो 500 ml तक भी रखते हैं। तो ये डिजीज़ स्टेट्स पे भी डिपेंड करता है, तो आपकी डिजीज़ स्टेट के हिसाब से आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी है रिगार्डिंग योर वाटर इनटेक। डॉक्टर स्मिता, आपने हमारे सभी दर्शकों का सवालों का जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और हमारा ये कार्यक्रम आप डीडी हरियाणा, डीडी पंजाबी पर देख सकते हैं। डीडी हरियाणा, डीडी पंजाबी सैटेलाइट के सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, साथ ही सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। और आपके फीडबैक भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप अपने फीडबैक hopchandigarh@gmail.com पर हमें सीधे भेज सकते हैं, ताकि हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से आगे ले चल सकें और बेहतर बना सकें। डॉक्टर स्मिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।